तुझे हिसाब ही करना है ना, तो आ उन कदमों का हिसाब कर ले जो तेरी ओर बढ़ गए थे। हाँ, उन नज़दीकियों का हिसाब कर ले जो दिल से नहीं, जिस्म से भी आगे चली गई थी। तुझे हिसाब ही करना है ना, तो आ कर ले। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, अभिनंदन, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। चलिए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। कल्पना गीतिका को लेकर डॉक्टर मलिक के पास पहुंची थी, जहां उसके ज़ख्म पर उस नर्स ने ड्रेसिंग की थी। उसके बाद उसे छेड़ते हुए कल्पना गीतिका के कहने पर उससे उसके ऑफिस छोड़ आई थी। दूरभाष से बात करने के बाद कल्पना एक लोकेशन के लिए निकल गई थी और वहीं सूरज और गीतिका भी ऑफिस से निकल गए थे। रीकैप पूरा हुआ, आइए आगे चलते हैं। गीतिका सूरज के साथ जीप पर सवार है। वैली ने बादलों को आसमान पर सजा दिया है, जिससे धूप सिर्फ एक हल्की सी रोशनी बिखेर पा रही थी। अरे यार, इस मौसम को भी अभी बिगड़ना होता है क्या? यार, नेटवर्क लूज हो जाता है सारा का सारा। सूरज यहाँ इरिटेट हो गया था। सूरज ने स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड घुमा दिया था। तू जल्दी चला, मौसम को छोड़। गीतिका ने ये कहते हुए अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया था सीट पर, और सूरज ने जीप की रफ्तार को हवा के हवाले कर दिया था। कल्पना अपनी मर्जी की स्टीयरिंग पर अपने दोनों हाथ रखे, अपनी गर्दन को ऊंचा किए, अपनी आंखों पर अपना चश्मा लगाए उस लोकेशन को फॉलो करती जा रही थी जो उसका वो एक अजीब सा दिखने वाला मोबाइल दिखा रहा था। बड़ा मोटा नज़र आ रहा था वो मोबाइल। तभी उसने अपनी मर्सी को उस लोकेशन के बिंदु से काफ़ी दूर एक किनारे पर रोक दिया था और अपने कंधे को ज़रा एडजस्ट किया था। उस बॉक्स को खोलकर उसने अपनी मैगज़ीन गन निकाल कर अपने पास रख ली थी और पीछे सीट पर पड़े वो टाइगर वाले गमछे को उठाकर अपने चेहरे को कवर कर लिया था। धीरे से बाहर निकलकर अपनी मर्सी को उसने लॉक कर दिया था। आप यहाँ आराम करिए, और हाँ, अगर कोई खरोच पहुँचाने की कोशिश करे तो आवाज़ दीजिएगा। वैसे कोई आएगा नहीं यहाँ। कल्पना ने अपनी गर्दन और चश्मे के पीछे से ज़रा जगह को तलाश लिया था और अपने लेफ्ट हैंड से मर्सी को सहलाया था और कदमों को उस ब्लिंक होते हुए बिंदु पर बढ़ा दिया था। और छुपते छुपते वो उस जगह पहुंच गई थी, अंधेरी सी जगह, जहां सूरज की रोशनी पड़ती तो छोटी छोटी खिड़कियों से निकलकर एक लंबी सी लकीर बनाती। मगर आज तो धूप भी बादलों से लुका छुपी खेल रही थी। उस खंडर में कुछ हलचल नहीं थी। कुर्सियों पर पड़ी धूल ने परतें बनाई हुई थी। मकड़ियों के जालों ने ज़्यादा ही किराए दे दिया था शायद इस खंडर वाले को। किस तरह की जगह है ये? यहाँ तो प्रेत भी विजिट ना करें। पांडा ने ये कहकर अपनी जैकेट से लगी मिट्टी को झाड़ा। तभी उसके कान चौकन्ने से हो गए। किसी की आवाज़ पड़ी थी। वो फट से सीढ़ियों के नीचे जाकर छुप गई थी। ये आवाज़ दो लोगों की थी, दो लोगों के फुसफुसाने की थी। पांडा और चौकन्नी हो गई थी। उन दो लोगों के कदम इसी तरफ आ रहे थे। गीतू, यहाँ तो कोई नहीं है यार। ये गीतिका और सूरज थे। चुपचाप चलना सूरज। गीतिका ने अपने पेट को हल्के से हाथ लगाया था ये कहते हुए, और ये दोनों सावधानी से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे। मगर पांडा की तेज निगाह के साथ उसकी सचेत बुद्धि ने इन दोनों को पहचान लिया था। ये यहाँ एक ब्रेनलेस किसी की नहीं सुनती है, किसी की भी नहीं सुनती है। मैंने मना किया था, मगर इनके ये जर्नलिस्ट दिमाग, जिसमें बुद्धि तो नहीं है, जिद कूट कूट कर भरी हुई है। खुद तो ये ब्रेनलेस है ही, मगर ये इनका कुलीग। पांडा की भौं में गुस्से का भाव कूट कूट के भर गया था और परेशान होकर उसने अपने गर्दन को ना हिला दिया था और अपने कदमों को उन दोनों के पीछे लगा दिया था। अभी तक यहाँ कोई नहीं था। तभी पांडा ने देखा कि सूरज और गीतिका यहाँ से ओझल हो गए थे और पांडा के सामने एक मोटा, बड़ा सा, भद्दा सा, पूरे काले कपड़े पहने एक आदमी था जिसने उसे देख लिया था। पांडा ने फट से गन कमर से निकालकर उस आदमी पर तान दी। हिलिएगा नहीं, अगर हिले तो आपके इस काले लिबास पर
लाल बिंदी लगानी पड़ेगी। मूव, पीछे घूमिए और इस चेयर पर बैठिए, और ख़बरदार जो एक आवाज़ निकाली। चलिए जल्दी करिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। वो आदमी पांडा को घूरता हुआ पीछे की तरफ चलने लगा था और चेयर के पास आके चुपचाप चेयर पर बैठ गया था। जैसे ही वो आदमी बैठा, पांडा ने अपने गन के बेस से उस आदमी की इंटरवर्टेब्रल डिस्क पर जोर से मारा था, जिससे उस आदमी का सर उसी पल नीचे झुक गया था। वो बेहोश नहीं हुआ था, ना ही होश में था, बस आंखों को खोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आराम कीजिए महाशय, आराम कीजिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। ये कहकर पांडा आगे बढ़ गई थी। तभी उसकी नज़र गीतिका पर पड़ गई थी, जो दूसरी तरफ देख रही थी, और उसके दाहिने तरफ से एक परछाई आ रही थी जो पांडा ने देख ली थी, और वो गीतिका की तरफ बड़ी हो रही थी। आप ब्रेनलेस! पांडा ने जल्दी जल्दी कदमों को दबाकर गीतिका को उसकी कोहनी से पकड़ लिया और खींचकर बगल के एक टूटे दरवाजे के पीछे छुप गई। जितनी जल्दी में उसने ये सब किया, उतना ही तेज उसके कंधे में दर्द हुआ था। उसने उतनी ही फुर्ती में गीतिका के होठों पर अपना हाथ रखकर उसे चुप करा दिया था और उसका सीना अपने सीने से चिपका लिया था। गीतिका की आंखें बड़ी हो गई थीं और वो अपने आप को छुड़ा के चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, शांत रहिए ब्रेनलेस, शांत रहिए। पांडा ने बहुत धीरे मगर गुस्से में कहा, और गीतिका की आंखें नॉर्मल डायामीटर की तरफ बढ़ गईं। उसने मचलना छोड़ दिया और पांडा की जैकेट को एक छोर से पकड़ लिया। पांडा ने धीरे से अपने हाथ को गीतिका के होठों से हटा लिया था, और गीतिका के दिल में अब बेचैनी ने अपना भाव चेंज कर लिया था। कुछ पल पहले एक अलग बेचैनी थी और अभी एक अलग बेचैनी है। आप किसी की बात का कोई मान नहीं रखती है ना? मैंने कहा था कि स्टमक पे बल मत दीजिएगा, मगर आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, पांडा गुस्से में अपने सवाल करती जा रही थी, और गीतिका चेहरा ऊपर किए अपने सीने से मिले पांडा के सीने की चाल पर मुस्कुराए जा रही थी, और बस गमछे में बंधे पांडा के चेहरे को देखे जा रही थी, जैसे वो गमछा है ही नहीं, सिर्फ पांडा का चेहरा उसे दिख रहा है। जब पांडा ने गीतिका की आंखों में चश्मे के पीछे से देखा, तो उसकी निगाहों को बांध ले गई थी गीतिका की वो आंखें, और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। गीतिका का वो पहरेदार इस बार दूर खड़ा पांडा की निगाहों को देख रहा था, जल रहा था। आज पांडा की नज़रें उस पर जो नहीं थी, उस पर आकर टिक जो नहीं गई थी। तभी उस दरवाजे की हल्की सी दरार से सूरज की एक लंबी सी पीली रोशनी आई। उसके साथ साथ हल्का सा हवा का झोंका जो गीतिका के बालों को हल्के से हिलाने लगा था। 2-3 बाल छटक कर उसकी आंखों के सामने आ गए थे, जो इन दोनों के आंखों के खिंचाव में बाधा डाल रहे थे। पांडा ने उस हाथ को बाल पर किया जिसमें उसने गन पकड़ी हुई थी। गन की दुनाली के मुंह से गीतिका के बाल की तार को पीछे धकेल दिया। गीतिका ने उन बालों के पीछे होने के साथ साथ अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसका यूं आंखों का बंद करना पांडा की आंखों में मुस्कान भर गया था। अब जाके उसकी आंखों ने उस पहरेदार की जलन को भी मिटा दिया था। उस पर पड़ते ही पांडा की आंखों ने अपनी मुस्कान को पांडा के होठों पर भेज दिया। उन्हीं चश्मे के पीछे की निगाहों ने हल्की शरारत की थी। गीतिका के हल्के से कांपते हुए लबों को निहारने लगी थी उसकी आंखें। कल्पना को ये एहसास हुआ कि गीतिका के लब कांप रहे हैं। उसने अपने आप को और चिपका दिया गीतिका से। कसकर थामिए, ठंड लग रही है ना आपको? पांडा के लफ्ज़ों में गुस्सा भी था। उसने अपने चेहरे को गीतिका के कानों में झुका कर कहा था। गीतिका ने अपनी सांसों में से एक सांस ऊपर खींच ली थी। पांडा की वो लगातार सतर्क गर्दन उसका पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच चुकी थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने आप को पूरा पांडा की बाहों के हवाले कर दे, मगर वो रोके हुई थी, अपने आप को रोके हुई थी, ज़रा डर में तो ज़रा सकुचाने में। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, आपको मेरी बात की ज़रा सी भी अहमियत नहीं है? हाँ, मैंने मना किया था, और
अब सीधा यहाँ चली आई और कहीं जाने की जगह नहीं मिली आपको? यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ये जानते हुए कि स्किन पर अभी सेंसिटिविटी है। अब बोलती क्यों नहीं है आप? दांतों को आपस में दबाकर पांडा ने सारी बातें कह दी थी। गीतिका अभी भी चुप थी। पांडा ने दूसरे हाथ से अपना चश्मा उतारा और गीतिका की नज़र गई थी उनमें। आप पर गोली किसने चलाई, ये जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। गीतिका की सौम्य आवाज़ पर पांडा की पलकें झपक कर एक बार फिर से खुल गई थी और पांडा ने फट से अपना चश्मा पहन लिया था अपनी आँखों पर। आपसे मैं बाद में बात करूँगी इस बारे में, यहाँ से हिलिएगा नहीं। ये कहकर दूर हुई थी कल्पना गीतिका से। मुझे आउटलाइन भी बनानी है अपनी इस कवरेज पर। गीतिका ने अपने चेहरे को पहली बार ऐसी लाचारी में ढाला था। जो बनाना है यहीं बैठकर बनाइए। और वो दूसरे ब्रेनलेस है ना आपके कुलीग, वो महाशय कर लेंगे लीड कलेक्शन। मैं जा रही हूँ और मैंने कहा यहाँ से नहीं हिलेंगे आप, तो नहीं हिलिएगा। गीतिका ने सर झुका लिया था। पांडा ने एक लंबी सांस ली और अपने कदम आगे कर दिए थे। इस बार पांडा बड़ी सावधानी से गुजर रही थी। एक बड़े से हॉल में चली गई थी वो। वहाँ बड़ी सी खिड़की थी जिस पर सफ़ेद पर्दा था, जिससे हल्की रोशनी झांक रही थी इस हॉल में। उस खिड़की और पांडा के बीच में अब वो आदमी था, बड़ी सी कोट पहने हुए, अपने हाथ में सिगार लिए फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था, अपने उस साथी से जिसने बुलेट पांडा के कंधे से मिलाने का काम किया था। अबे साले, तूने क्या किया? हाँ किया तूने, और छुपना मुझे पड़ रहा है। वो ढूंढ लेगी हमें, मार डालेगी ढूंढ कर, वो ढूंढ लेगी हमें। वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहा था। सही कहा महाशय, ढूंढ लेगी नहीं, ढूंढ लिया है। पांडा ने उसकी गुद्दी पर अपनी गन के मुंह को धंसा दिया था। उसका फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वो पीछे मुड़ा। यह आदमी वही था जिसने पलटकर घायल पांडा को देखा था। मुझे माफ़ कर दो स्क्वाड्रन लीडर, मुझे माफ़ कर दो। मैं वहाँ तुम्हारे लिए नहीं गया था। हम वहाँ तुम्हारे लिए नहीं गए थे। मुझे माफ़ कर दो। वो गिड़गिड़ाने लगा था पांडा के आगे। ताज्जुब नहीं हुआ मुझे कि आप मुझे जानते हैं, और शुक्र करिए कि आपसे गलती हुई। अगर उन्हें गोली लगी होती तो अभी आपके होंठ मेरे सामने हिल नहीं रहे होते। पांडा की आंखों में आक्रोश था। उन्हीं आंखों से पांडा ने वहाँ की टेबल पर देखा। वहाँ एक इंसान को बांधने के लिए सारी चीज़ें मौजूद थी। बहुत अच्छी किस्मत पाई है महाशय आपने। मुझे मालूम है आपके पास गन है। चलिए बाहर निकालिए उसे, कोने में फेंकिए, जल्दी करिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। उस आदमी ने ऐसा ही किया और पांडा ने उस टेबल से वो रस्सी उठाई और अपनी मैगजीन गन को वापस कमर में रखा। उस आदमी के पास गई और उसके घुटने पर ज़ोरदार अपने बूट से वार किया, जिससे वो आदमी नीचे गिर गया। पांडा ने उसके हाथों को कसकर बांध दिया और उसे लेकर बाहर की तरफ आने लगी। सूरज ने यहाँ की हर एक चीज़ की तस्वीर ले ली थी कैमरे में अपने, बड़ी ही चालाकी से। पांडा ने जैसे ही उस आदमी के साथ जाकर वो दरवाज़ा खोला, उसने कुछ अलग ही पाया। उसने देखा कि गीतिका को उसके गले से पकड़े एक आदमी उसके माथे पर गन ताने खड़ा है। मेरे साथी को छोड़ दे, वरना तेरी लड़की का भेजा उड़ा दूंगा। गीतिका को उसने हल्का सा झटका दिया। महाशय, अगर उन्हें एक भी खरोच आई आपकी वजह से तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, आपके आदमी पर एक भी खरोच है ही नहीं। ज़रा लॉयल बनिए। अपनी मर्दानगी एक लड़की पर क्यों दिखाते हैं? क्या यही लेवल है आपका? ऊपर उठिए, लेवल को ऊपर उठाइए, अच्छी कैटेगरी के गैंगस्टर बनिए। पांडा जानबूझकर ऐसी बातें कर रही थी क्योंकि गीतिका के ठीक पीछे एक झरोखा था जिसके पीछे सूरज था, और सूरज ने उसे देख लिया था और पांडा ने भी सूरज को देख लिया था। पांडा ने अपनी गन नीचे झुका ली थी, मगर नीचे झुकाकर भी उसने उस रस्सी से बंधे आदमी के केंद्र पर पॉइंट किया हुआ था। वो ज़रा सा भी हिलता, उसकी पुश्तें बनती ही नहीं। पांडा ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था, इसलिए उसकी आंखों के इशारे को समझना नामुमकिन था। ओह, ऊपर से आप लोगों की ये जगह, चेहरा देखना मुश्किल हो जाता है। कितने काले काले दिख रहे हैं आप।
पांडा ने बड़ी चालाकी से चश्मे को अलग कर दिया था अपनी आंखों से। ठीक है, मैं छोड़ती हूँ आपके आदमी को, आप मेरी लड़की को छोड़ दीजिए। पांडा ने अपनी नज़र गीतिका पर की थी और अपनी आंखों से जैसे उसने कहा, डोंट वरी, मैं हूँ ना। जाइए, उस आदमी से कह के फट से पांडा ने सूरज को इशारा किया था और उसी इशारे पर सूरज ने बड़े सी लकड़ी के टुकड़े को गीतिका को पकड़े हुए आदमी के सर पर फेंक कर मारा था, जो बहुत सटीक लगा था। उसके हाथ से वो गन नीचे गिरी और गन के साथ साथ वो भी नीचे गिरा। गीतिका ने वो फट से वो गन उठा ली और उस आदमी पर पॉइंट कर दी। पांडा ने देखा और गर्दन टेढ़ी करके भौं को झुका दिया। वाह, वेल डन गीतू, वेल डन। सूरज वहीं से चिल्ला दिया और इनकी तरफ नाचते हुए कदमों से घूम गया। अब ये लोग बाहर आ गए थे। इस खंडर की बाहर वाली जगह पर इन दोनों को बांध दिया था इन लोगों ने, और एक टूटी सी दीवार पर बैठी थी गीतिका। उसका चेहरा उतर सा गया था। शाम अपनी उतार पर चलने लगी थी। रोशनी मध्यम हो गई थी। पहले से ही वो मध्यम थी, मगर अब और ज़्यादा मध्यम हो गई थी। ठीक उसके बगल में खड़ा सूरज फ़ोन पर बात करती पांडा को देख रहा था। यार, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ब्रेवरी में तो सारे तमगे फेल हैं इसके आगे। हे ब्रह्मा, मेरी सुनते क्यों नहीं हो? मेरे नसीब में इन्हें लिखते क्यों नहीं हो? सूरज ने अर्जी का रिमाइंडर फिर भेजा था ब्रह्मा को। अपने हाथों को सीने पर बांधे, अपनी गर्दन को झुका लिया था बाईं तरफ सूरज ने, और उसके हर लफ्ज़ पर जलती नज़र आई थी गीतिका। उसे घूर घूर कर देखती नज़र आई थी। तभी एसीपी उमरान अपनी प्राइवेट कार में आ गए थे यहाँ, और उनके चेहरे पर पांडा को देखकर वही भाव था जो सूरज के चेहरे पर था पांडा को लेकर, और उनसे भी ऐसे ही जलती और कुढ़ती नजर आई थी गीतिका। और इसी जलन में गीतिका ने अपने दोनों हाथों की हथेली को कसकर बीच कर मुट्ठी बना ली थी। एसीपी उमरान, इस बार इन्हें अपनी सरकारी जगह मत रखिएगा, कृपया करिएगा, पांडा ने ये कहा था, और गीतिका हल्के से इनकी तरफ बढ़ गई थी। आप आप शर्मिंदा कर रही हैं पांडा, फिक्र मत करिए, इन्हें अब निजी जगह रखेंगे। हाँ, मगर एक बात मुझे जाननी है आपसे एसीपी उमरान। गीतिका बोल पड़ी थी और इन दोनों ने उसे हैरानी से देखा था। क्या मिस गीतिका? एसीपी उमरान ने पूछा। पिछली बार जो भी आप लोगों की हिरासत में था, जिसके आदमी ने स्क्वाड्रन लीडर पर हमला किया था, उसकी पिक्चर स्क्वाड्रन लीडर के साथ ली थी। किसने ली थी और वो मुझ तक कैसे पहुंची? व्हाट? क्या बोल रही हैं आप? पांडा गीतिका की तरफ मुड़ गई थी ये कहते हुए। यस, वो पिक्चर मेरे पास है, गीतिका ने कहा। दिखाइए मिस गीतिका, एसीपी उमरान ने भवें ऊंची की। सूरज, जीप से वो पैकेट ले आइयो, गीतिका ने आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करके कहा। सूरज ने वो पैकेट से वो पिक्चर लाकर पांडा के आगे कर दी, बिना कुछ कहे। माय गॉड, ये पिक्चर आपके पास कैसे? पांडा ने कहा, और वो पिक्चर एसीपी उमरान ने उसके हाथ से ले ली। ये आपकी सरकारी जगह है ना, तो यहाँ से कैसे पिक्चर निकली और मुझे किसने भेजी? गीतिका ने पूछा। यू डोंट वरी, ये जो भी है, बस मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए पांडा, इस इंसान को ढूंढने में सिर्फ 2 दिन। एसीपी उमरान ने गीतिका और पांडा दोनों को देखकर कहा था। ओके, चलिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। पांडा ने बहुत हैरानी से देखा था गीतिका को ये कहते हुए। एसीपी उमरान ने इन दोनों को घसीट कर अपनी कार की पिछली सीट पर भर लिया था, इन दोनों अपराधियों को। एसीपी उमरान एक अंदर भी है, आधे बेहोश हैं आधे होश में हैं। पांडा की बात पर हंस दिए थे एसीपी उमरान। अच्छा ठीक है, आप लोग निकलिए, मैं इन्हें देख लूँगा। और वो कार लॉक करके अंदर की तरफ चल दिए थे। चलिए, पांडा ने गीतिका की तरफ देख के कहा। या अभी भी ऑफिस जाना है आपको? ये कहकर पांडा अपनी मर्सी के पास चली गई। उसकी मर्सी वैसे ही उसका इंतज़ार कर रही थी, जहाँ सूरज भी गीतिका की तरफ बढ़ा था। चले, सूरज ने कहा। अब गीतिका कहे तो क्या कहे, उसका मन, उसका दिल तो पांडा की तरफ झुक रहा था। उस पे से उसने चलने के लिए भी तो कह दिया था आज।
मुझे मुझे ना कल का कुछ सामान लेना है स्क्वाड्रन लीडर के घर से, तो तू चल ऑफिस में, आती हूँ। गीतिका ने आखिरकार बहाना ढूंढ ही लिया था। पक्का? सूरज ने कंफर्म किया। हाँ पक्का। अच्छा सुन, जो भी तूने कैप्चर किया है ना आज, हाँ हाँ, यू डोंट वरी गीतू। सूरज ने उसे रोकते हुए कहा, मैं सब कुछ पॉइंट बोर्ड पर पिन कर दूंगा जब तक तू आएगी, क्योंकि हमें इसे कल ही पब्लिश करना होगा। एक काम करना, अभी ऑफिस चल, रात को घर जाते समय स्क्वाड्रन लीडर के घर से सामान उठा लेना अपना। सूरज को कितनी पंचायत थी, वो जाने क्यों नहीं दे रहा था गीतिका को। ये मेरा नहीं, गीतिका के दिल का हाल था। आ, नहीं, तू जा, पॉइंट बोर्ड पर सेटल कर, मैं आती हूँ। यू डोंट वरी, ये सुबह पक्का कॉलम कवर यही करेगा, पक्का पक्का पक्का। ओके ठीक है, देन टेक केयर। और हाँ, जा ही रही है तो स्क्वाड्रन लीडर के साथ उनका ख्याल रखना प्लीज़। मैं क्यों ख्याल रखूँ तेरी स्क्वाड्रन लीडर का? बच्चे हैं क्या वो, जाके खुद रख ले। गीतिका ने यहाँ कागजी गुस्सा दिखाया। ओके ओके, चिल्लाती क्यों है, जाता हूँ मैं, बाय। सूरज जरा इस गुस्से से भागता नजर आया और वो अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। और उसे जाते देख रही थी गीतिका। क्या इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवाऊँ? पांडा ने गीतिका के पीछे से पुकारा और गीतिका उसकी आवाज़ पर पीछे से मुड़ी। चलना है या ऑफिस जाना है? पांडा ये कहकर फिर मर्सी की तरफ मुड़ गई थी। प्यार से नहीं बोल सकती है ये एक भी बार, जब देखो तब घोड़े पर ही सवार रहती है, वो भी गुस्से के। होठों को बुदबुदाए गीतिका पांडा के कदमों को फॉलो करने लगी थी। नहीं, नहीं बोल सकती मैं प्यार से, आपको प्यार समझ में नहीं आता, आता ही नहीं है, पांडा ने आगे बढ़ते हुए बड़ी तेज़ी से कहा था और ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट के पास जाके खड़ी हो गई थी और देखने लगी थी गीतिका को, जो अपने धीरे धीरे कदम उसकी तरफ बढ़ा रही थी। पांडा उस तरफ का दरवाज़ा खोल के जाकर अपनी सीट पर बैठ गई थी। गीतिका की नज़र उठी थी। क्या ये मुझसे नाराज़ हो गई हैं? हाथ क्यों नहीं मांगा? ये सोचते हुए गीतिका जाकर सीट पर बैठी थी। पांडा ने अपनी मर्सी को स्टार्ट कर दिया था और घर की तरफ चल पड़ी थी। उसकी आंखों पर चश्मा नहीं था, मगर वो आज गीतिका को नहीं देख रही थी, ना कुछ बोल रही थी, मगर गीतिका की नज़रें उस पर बार बार पड़ रही थी, या ये कहें कि हट ही नहीं रही थी। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? गीतिका की मखमली आवाज़ थी। पांडा ने कुछ नहीं कहा। बोलो ना प्लीज़। ये कहकर गीतिका ने उसके लेफ्ट हैंड पर अपना राइट हैंड रख दिया था। पांडा का लेफ्ट हैंड अभी स्टीयरिंग पर था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपने कमेंट करना ना भूलिएगा। समय एक जैसा कभी नहीं रहता, ये सच है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप उस इंसान के साथ बदल जाएं जिसके साथ आप कभी कुछ और थे। यही कहूँगी, बाकी आप खुद समझदार हैं। अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है आपकी एक मुस्कुराहट किसी का दिन बदल दे। तो बस दुआएं करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।